दोस्तों नमस्कार। मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एन ग्लोरी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और बीएड प्रथम वर्ष में अगर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो प्रथम प्रश्न पत्र है, और अगर बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें तो समकालीन भारत में शिक्षा, दोनों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक उड का घोषणा पत्र, उड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा भी महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब उसके हम गुण और दोषों की चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि जो उड का घोषणा पत्र आया 1854 ईस्वी में, वो कब आया, क्यों आया, कैसे आया और उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। इसको नई शिक्षा नीति 1854 भी कहा जाता है। तो 1854 की जो नई शिक्षा नीति आई, जो 1853 के आज्ञा पत्र के साथ अटैच होकर के आई थी, और जिसका घोषणा जो है वो चार्ल्स उड ने किया था सन 19 जुलाई सन 1854 ईस्वी को। इसीलिए इसको उड का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें थीं उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो इसी क्रम में हमने सबसे पहले चर्चा किया कि शिक्षा में जो प्रशासन एवं वित्त की बात हो वो किस प्रकार की हो। उसके बाद हमने चर्चा किया कि शिक्षा का संगठन किस प्रकार से हो। उसके बाद हमने चर्चा किया कि शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए। उसके बाद हमने चर्चा किया कि शिक्षा की पाठचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। उसके बाद हमने चर्चा किया कि शिक्षा का माध्यम किस प्रकार का हो। उसके बाद हमने चर्चा किया कि शिक्षक किस प्रकार के हों, शिक्षार्थी किस प्रकार के हों, और लास्ट में हमने चर्चा किया था कि शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हों और किस प्रकार की हों। तो यहाँ तक की चर्चा हमने पहले भाग में किया था। ये भाग 2 लेकर के हम आए हैं। तो इसके आगे कि शिक्षण संस्थाएं किस प्रकार की हों, उसके आगे उस शिक्षा नीति में जो 1854 की शिक्षा नीति आई थी, उसके आगे उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं उसके आगे भाग 2 में कौन कौन से उसमें प्रावधान थे। तो अगर सबसे पहले हम चर्चा करें तो वहाँ ये बात निकल के आई कि जन शिक्षा की बात, जन शिक्षा सबसे पहले चर्चा होगी कि जन शिक्षा के लिए वहाँ क्या क्या बातें हुई जब 1854 की नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो सबसे पहले यहाँ बात हुई कि निस्यंदन सिद्धांत को, सबसे पहले यहाँ चर्चा हुई कि निस्यंदन सिद्धांत को निरस्त किया जाता है। निस्यंदन सिद्धांत को निरस्त किया जाता है। सबसे पहले अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि जन शिक्षा की बात, तो जब लॉर्ड मैकाले ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को, तो वहीं से चर्चा शुरू हुई थी कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम जन शिक्षा की व्यवस्था करें। हम केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे पास केवल इतने ही संसाधन मौजूद हैं। उसके बाद आए लॉर्ड ऑकलैंड, उन्होंने भी जब नई शिक्षा नीति 1839 जारी किया तो उसमें भी उन्होंने वही प्रावधान किया कि निस्यंदन सिद्धांत को उन्होंने सरकारी कानून का रूप दे दिया, सरकारी दस्तावेज का रूप दे दिया। लेकिन जब चार्ल्स उड ने नई शिक्षा नीति 1854 की घोषणा की तो इन्होंने जो काम किया सबसे पहले वो यह किया कि निस्यंदन सिद्धांत को इन्होंने निरस्त कर दिया। अब इन्होंने जन शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। दूसरी बात इसमें ये थी कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए। दूसरी बात थी कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि। और तीसरी बात यहाँ कही गई कि गरीब
छात्रों को छात्रवृत्ति। तो यहाँ जो दूसरी बात कही गई उसमें यह कहा गया कि जो प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है और जो माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है, जहाँ पे कंपनी शासित जो क्षेत्र है वहाँ पर उस प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में दोनों में वृद्धि की जाएगी। और तीसरी बात कही गई कि जो भी निर्धन छात्र उन स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार से अगर चौथे पॉइंट की हम चर्चा करें तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो भी व्यक्तिगत प्रयास हैं, व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन दिया जाएगा, व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें ये कहा गया कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए जो व्यक्तिगत प्रयास आएंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वास्तव में वह इस क्षेत्र में और अच्छे से कार्य कर सकें। उसके बाद पांचवी बात अगर की जाए, पांचवें पॉइंट की चर्चा की जाए तो इसमें कहा गया कि यूरोपीय भाषा तथा ज्ञान विज्ञान का देसी भाषा यानी भारतीय भाषा में अनुवाद कराया जाएगा। जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान था जिसको ला करके भारतीयों के ऊपर वो लोग थोपना चाहते थे कि किसी भी प्रकार से इसको लागू किया जाए, उसकी जब बात आई तो उन्होंने कहा कि केवल जो देसी भाषा है, भारतीय भाषा है, उसको पढ़ने से ही इनका कोई भी किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता है। फलस्वरूप करना क्या है कि जो यूरोपीय भाषा ज्ञान विज्ञान साहित्य जो भी है उसका हम यहाँ के भाषा में अनुवाद करा दें और उसके बाद उसको भारतीयों को पढ़ने के लिए व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से 5 बातें इसमें हुई। जन शिक्षा के लिए मुख्य रूप से 5 बातें की गई। सबसे पहले कहा गया निषेधन सिद्धांत को निरस्त कर दिया जाए। फिर कहा गया प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए। तीसरी बात कहा गया कि गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। फिर कहा गया व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर कहा गया कि यूरोपीय भाषा तथा ज्ञान विज्ञान का देसी भाषा यानी भारतीय भाषा में अनुवाद कराया जाएगा, जिससे भारतीयों के लिए हम उसको उचित माध्यम से भारतीयों के पास ला सकें और उसकी शिक्षा भारतीयों को दे सकें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगला जो इन्होंने सुझाव दिया, अगला जो इन्होंने प्रस्ताव दिया, अगर उसकी बात की जाए तो इसमें चर्चा किया गया स्त्री शिक्षा के बारे में। स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में कहा गया कि यदि स्त्री शिक्षित नहीं होगी तो संपूर्ण जो समाज होगा उसका किसी भी प्रकार से नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए स्त्री शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में यहाँ क्या कहा गया, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि बालिका विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। बालिका विद्यालय की संख्या में वृद्धि किया जाएगा, पहला पॉइंट कहा गया। और दूसरा पॉइंट कहा गया कि बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए निजी या व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो
स्त्री शिक्षा के संदर्भ में दो बातें की गई। सबसे पहले कहा गया कि जो बालिका विद्यालय होगा, यानी विशेष रूप से जो केवल बालिकाओं के लिए विद्यालय होगा, उनकी संख्याओं में वृद्धि की जाएगी। दूसरी बात की गई कि जो भी व्यक्तिगत प्रयास बालिका शिक्षा के लिए आगे आएंगे, उनको और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वो इस क्षेत्र में और अच्छे से कार्य कर सकें। इसके बाद चर्चा होती है आगे व्यावसायिक शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा की। मुसलमानों की शिक्षा। मुसलमानों की शिक्षा के संदर्भ में यहाँ कहा गया कि जो भी मुस्लिम हैं, उनके समूह में जो शिक्षा का प्रसार है वो हिंदुओं की अपेक्षा यहाँ कम है। इसीलिए ये कहा गया कि इनके लिए कुछ विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाए और मुसलमानों को इन विद्यालयों में पढ़ने के लिए आकर्षित किया जाए। तो यहाँ देखा ये गया कि हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों के बच्चों में शिक्षा का जो प्रसार है वो अभी बहुत कम है। इसलिए दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण रूप से कही गई। पहला जो कहा गया, ये कहा गया कि इनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाए। इनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाए। और दूसरी बात यहाँ कही गई, ये कहा गया कि इनके बच्चों को स्कूलों की तरफ आकर्षित किया जाए। इनके बच्चों को स्कूलों की तरफ आकर्षित किया जाए कि जिससे इनके बच्चे विद्यालयों में आएं और शिक्षा ग्रहण करें, जिससे इनमें भी शिक्षा का प्रसार हिंदुओं की अपेक्षा कुछ उनके निकट पहुँचे। तो इस प्रकार से मुसलमानों की शिक्षा उस समय बहुत कम थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था और इनको आकर्षित करने के लिए विशेष कुछ कार्य किए जाने वाले थे। उन कार्यों की चर्चा फिर आगे की जाएगी। फिर आगे देखते हैं कि इन्होंने उसके बाद क्या कहा। उसके बाद इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात की। व्यावसायिक शिक्षा में इन्होंने कहा कि जब तक भारतीयों का व्यावसायिक विकास नहीं हो जाता, तब तक ये किसी भी रूप में सर्वथा उचित नहीं है कि ये कहीं किसी भी क्षेत्र में विकास करें। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो इन्होंने इसमें ये कहा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कौन सा मद है ये। तो यहाँ मत डालेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी कि भारत में, क्योंकि जो लोग थे, जो महिला थे या पुरुष थे, उनका जो व्यावसायिक विकास था वो कहीं ना कहीं प्रभावित था। इस नाते यहाँ ये कहा गया कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाएगा, उचित व्यवस्था की जाएगी। शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। फिर यहाँ कहा गया कि जो शिक्षित व्यक्ति होंगे उनको योग्यता और कुशलता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। तो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा गया कि जितने अधिक वे कुशल होंगे, उतना ही अधिक उनको नौकरी के उनके प्रबल संभावना रहेगी कि उनको नौकरी मिले। इसलिए यहाँ ये कहा गया कि वो अपना व्यावसायिक विकास करें, कुशल हों, जिससे उनको नौकरी की संभावना उनके लिए अधिक आवे।
तो इस प्रकार से हम चर्चा किए कि इन्होंने यहाँ कौन कौन सी बात की। इसके आगे एक पॉइंट और चर्चा हम करते हैं कि शिक्षक शिक्षा। तो शिक्षक शिक्षा में इन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जो नॉर्मल स्कूल हैं उसके तर्ज पर यहाँ शिक्षक शिक्षण संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में कहा गया कि लंदन के तर्ज पर यहाँ भी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कुछ नॉर्मल स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें जिसको शिक्षक बनना हो वो जा करके अपना प्रशिक्षण ग्रहण कर सके। उसके बाद यहाँ कहा गया कि जो चिकित्सा विधि, कृषि, इन सब के लिए अलग अलग प्रशिक्षण के विद्यालय खोले जाएंगे। जैसे जिसको चिकित्सा में शिक्षक बनना है, चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षक बनना है, उसके लिए अलग प्रशिक्षण संस्थान होगा। जिसको वकील बनना है उसके लिए अलग प्रशिक्षण संस्थान होगा। उसमें जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए अलग, मतलब अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था की बात वहाँ की गई। उसके आगे कहा गया कि जो प्रशिक्षण काल होगा, प्रशिक्षण काल जो होगा उसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, प्रशिक्षण काल में जो भी प्रशिक्षु होंगे उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी, जिससे वो उसके तरफ आकर्षित रहें और अच्छे से प्रशिक्षण ग्रहण कर सकें। और सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे, यहाँ बात की गई थी कि धार्मिक शिक्षा की। धार्मिक शिक्षा, तो उड के घोषणा पत्र में अगर धार्मिक शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने तटस्थता की नीति, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई थी और इन्होंने कहा था कि स्कूलों में बाइबिल रखना अनिवार्य किया था। बाइबिल रखना इन्होंने स्कूलों में अनिवार्य किया था। तो धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में बात की जाएगी तो उड डिस्पैच इस संदर्भ में तटस्थता की नीति अपनाता है कि किसी भी स्कूल में किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हर स्कूल में बाइबिल रखना अनिवार्य कर दिया गया, यह उसकी व्यवस्था थी। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि श्री जेम्स ने इस उड के घोषणा पत्र को महाधिकार पत्र की संज्ञा दी है। उड के घोषणा पत्र को महाधिकार पत्र की संज्ञा दी है। तो महाधिकार पत्र की संज्ञा उन्होंने क्यों दिया है, इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहली बार यह हुआ है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार को यानी कंपनी को सौंपा गया है। ये इसके पहले किसी का उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया गया था। ये पहली बार था कि सरकार का या कंपनी का उत्तरदायित्व कर दिया गया कि वह अपने द्वारा शासित क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करे। अगर दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा करें कि महाधिकार पत्र उसको क्यों कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहली बार शिक्षा विभाग की स्थापना के बाद उड डिस्पैच ने किया। तीसरी बात अगर हम चर्चा करें तो सहायता अनुदान प्रणाली का विकास उड के द्वारा ही किया गया कि विभिन्न मदों में अलग अलग सहायता अनुदान की जो व्यवस्था आई वह उड घोषणा पत्र के द्वारा ही आई। उसके बाद अगर चौथे पॉइंट पे हम बात करें तो निर्धन जो छात्र थे उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था उड डिस्पैच के द्वारा की गई। उसके बाद क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की बात हो, भारतीयों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास की बात हो, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के पे बल की बात हो, या उसके आगे अगर देखें कि सभी प्रकार के विद्यालयों चाहे वो प्राच्य हों चाहे वो पाश्चात्य हों उनके लिए उनकी व्यवस्था करने की बात हो,
विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात हो, निस्यंदन सिद्धांत की समाप्ति की बात हो, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया यहाँ, उसके बाद मुसलमानों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मतलब अगर हम उसका पूरा कंक्लूजन निकालें, मूल्यांकन करें उस डिस्पैच की, तो हमको दिखाई देगा कि यह भारतीयों के हित में ज़रूर था, क्योंकि बहुत सारी बातें, इसके पहले जन शिक्षा की बात कहीं नहीं की गई, इसके पहले छात्रवृत्ति की बात कहीं नहीं की गई, इसके पहले सहायता अनुदान प्रणाली की बात कहीं नहीं की गई, स्त्री शिक्षा की बात कहीं नहीं की गई, व्यावसायिक विद्यालयों की बात कहीं नहीं की गई, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की बात कहीं नहीं की गई। तो ये सारी चीज़ें भारतीयों के हित में थी, इसीलिए श्री जेम्स ने इसको कहा है कि महाधिकार पत्र, या इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो इसमें जो आपको अच्छा लगे वही इसके गुण हो जाएंगे, और जो आपको इसमें अच्छा नहीं लगता है, जो इन्होंने 1854 की शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी, अगर उसमें जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, भारतीयों के हित में लगती हैं, वही वुड के घोषणा पत्र के गुण हो जाएंगे। अगर जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, वही चीज़ें उसके दोष हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र को महाधिकार पत्र किसने कहा? तो श्री जेम्स ने कहा। और उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यह भारतीयों के हित में ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए श्री जेम्स ने इसको महाधिकार पत्र कहा। तो आज के लिए इतना ही। वुड का घोषणा पत्र जो था उसमें 2 भाग थे। पहला भाग इसके पहले चर्चा हुआ था, आज इसके दूसरे भाग पे चर्चा हुई। अब वुड का घोषणा पत्र यहीं समाप्त होता है। फिर अगले दिन अगले टॉपिक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।